तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास को मैं लेकर के आ गया हूँ आप सबके लिए। टॉप 10 क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं हम आज की लाइव क्लास में। तो फटाफट कमेंट करके बताइए लाइव कौन कौन लोग आ चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम वंस अगेन टू अनदर लाइव क्लास टॉप 10 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन के आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोगों को शुभ संध्या और स्वागत है। जो भी लोग आ रहे हैं लाइव, धीरे धीरे सभी लोगों को जुड़ जाने दीजिए। मैं थोड़ा सा बस उनका वेट कर ले रहा हूँ। उसके बाद में मैं पहले क्वेश्चन के साथ में लाइव क्लास को आज की स्टार्ट करूंगा। दो इन्फॉर्मेशन हैं नए जुड़े लोगों के लिए। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जब भी आंसर करना है तो आपको क्वेश्चन नंबर पहले मेंशन करना है, और दूसरे आपको उसके बाद में ए बी सी या फिर डी टाइप करने के लिए मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो आपको पेशेंस रखना है, उसी टाइम पे आपको आंसर करना है। मैं आखिरी ऑप्शन जब पढ़ दूँ उसके बाद आपको आंसर टाइप करने होते हैं। तो सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब मैं पकाने वाला आपको बिल्कुल नहीं, और पहले क्वेश्चन के साथ में आज की लाइव क्लास को मैं स्टार्ट करूं। पहले तो एक नोट से मैंने पहले क्वेश्चन को छोड़ दिया। पहले क्वेश्चन का मैं आपको नोट्स बता दे रहा हूं। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड एलन बेरो थे, उन्हें किस लिए जाना जाता है? उन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1843 में एक अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को क्या कर दिया गया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो लॉर्ड एलन बेरो को जाना जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया था एक अधिनियम के माध्यम से, और वो अधिनियम था 1843 का पांचवा अधिनियम। तो 1843 का जो पांचवा अधिनियम था उसके द्वारा लॉर्ड एलन बेरो जी ने क्या किया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था किसे? दास्ता को। तो जो गवर्नर जनरल रहे हैं इनके द्वारा ये काम किया गया था। तो फटाफट अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां से आपको आंसर करना स्टार्ट करना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? संपादन और प्रकाशन किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुमित गांगुली, ऑप्शन डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ घोष। आपको बताना है 1861 यानी कि 1861 में इंडियन मिरर नामक जो समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, इसका जो संपादन था और जो इसका प्रकाशन था, ठीक है, यानी कि जो इसकी एडिटिंग थी और इसका जो पब्लिशिंग था, दोनों चीज़ें कौन कर रहा था? अमिताभ घोष जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुमित गांगुली जी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी, कौन कर रहा था? तो दो लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप के करके बताइए। सीधे से क्वेश्चन ये है नॉर्मल वे में कि इंडियन मिरर का संपादक कौन था? अमिताभ घोष जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुमित गांगुली जी, फिर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी। तो 10 सेकंड का टाइम है, दो लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम वंस अगेन। तो फटाफट आंसर टाइप करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। दोस्तों, समाचार पत्र पत्रिकाओं से तमाम सारे प्रश्न यूपीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन से जुड़े हुए एक वीडियो बनाने का आपसे वादा किया हुआ था। पूरी उम्मीद है कि कल दोपहर 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए सभी अधिवेशन, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति और महत्वपूर्ण घटनाएं, या तो ये क्लास आएगी या फिर भारत के गवर्नर जनरल पार्ट 2 आएगा। तो दो में से एक क्लास जो भी आएगी आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और वो लाइव क्लास होगी दोपहर 12 बजे। और कल शाम 8 बजे हम उससे जुड़े हुए ही प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो दूसरे प्रश्न का हम आंसर यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों, जो इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र था, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। तो इसीलिए इंडियन मिरर से कौन जुड़ा हुआ है? वो जुड़े हुए हैं हमारे मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक और प्रकाशक थे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ईयर के हिसाब से। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। 9 अगस्त 1960 को ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1952 को ऑप्शन बी, 15 सितंबर 1958 को ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1960 को ऑप्शन डी। अगर आपने इससे कहीं पर देखा होगा एक आधी बार, तो चूंकि ऑप्शन जितना क्लोज नहीं है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958 या फिर 29 अगस्त 1960। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तीन लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके आपको मुझे बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। 9 अगस्त 1960 को, 6 अगस्त 1952 को, 15 सितंबर 1958 को या फिर 29 अगस्त 1960 को। तो फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। मैं अभी भी आप सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको बताना, जबकि अभी इंडियन मिरर समाचार पत्र की जो हमने बात की थी उसकी स्थापना हुई थी 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। कहां पर? कलकत्ता में की थी। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न का सही
जवाब क्या है? तो हमारे आज के तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आज़ादी के बाद में की गई थी और ये की गई थी 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद है इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 के द्वारा की 1952 को की गई थी और जो इसकी अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती थी? तो वो की जाती थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो बस आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना वर्ष याद रखना है, वो है 6 अगस्त 1952। बात करते हैं हम आज के अपने चौथे प्रश्न पर, जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? स्थान यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए गए हैं कि एक क्वेश्चन में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं वो कवर हो जाएं। तो ऐसे में कई आंसर जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन में ही दे दिए गए। तो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। लेकिन आपको बताना है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की किसने थी? ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, ऑप्शन सी है प्रसन्ना कुमार टैगोर जी, ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर जी। दोस्तों यूपीपीएससी आप आंसर करते जाइए अपना 64 में ABCD टाइप करते जाइए, मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करेंगे या स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, अभी तक जब भी आपको स्टार्ट के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट देखने को मिलेंगे या फिर अगर आपको स्टार्ट की समाचार पत्र पत्रिकाएं देखने को मिलेंगी, स्टार्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलेगा, सुधार आंदोलन देखने को मिलेगा, वो सब कुछ आपको बंगाल में मिलेगा। बंगाल से जुड़े हुए परीक्षाओं में प्रश्न, तमाम सारे प्रश्न जो हैं पत्र पत्रिकाओं से, वहाँ की जो स्थापना हुई है उन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, अगर उन व्यक्तित्व के बारे में आप पढ़ लेंगे तो ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं आप जान जाएंगे। इसलिए जब कभी भी बारी आए एसोसिएशन की स्थापना को, पत्र पत्रिकाओं की संपादन और इन चीज़ों को पढ़ने की, तो आप हम इससे बढ़िया आपके लिए ये होगा आप महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को पढ़िए। बंगाल से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ रहे होंगे, उनकी जीवनी पढ़ रहे होंगे, उनके बारे में इन डिटेल पढ़ रहे होंगे, तो मेरा यकीन कीजिए आप एक बार उनके थ्रू अगर चीज़ों को पढ़ लेंगे, आप चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे बढ़िया रिमेंबर करने का तरीका ये, आप व्यक्तियों के बारे में पढ़िए, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं हम अपने चौथे प्रश्न का सही जवाब। तो बिल्कुल हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। सुरेंद्र नाथ टैगोर जो थे इनका जन्म, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी जी थे इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1876 को। कहाँ पर? इन्होंने जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, इन्होंने 26 जुलाई 1876 को क्या किया था, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी और 1885 में इस संगठन का विलय किसमें कर दिया गया था? कांग्रेस में कर दिया गया था। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे इन्होंने क्या किया था कि आनंद मोहन बोस जी के साथ में मिल करके कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? डेट भी याद रखना है, 26 जुलाई 1876 को। बाद में जब 1885 में क्या किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके बाद में क्या किया गया कि जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी इसका इसमें विलय कर दिया गया था। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं तो आपको अब की बार से याद हो जाएगा। जो सुरेंद्र नाथ टैगोर जी थे इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के कलकत्ता में क्या किया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1885 में बाद में कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था। 26 जुलाई 1876 को क्या किया गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब हो गया इसलिए हमारा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न मुझे लग रहा है शायद रिपीट हो गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आज का बहुत ही आसान है, तो आप सब उम्मीद कर रहा हूं मैं इसका आंसर कर पाएंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? आपको बताना है आनंद मठ नामक रचना किसने की है। एक इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को सही करना है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो आनंद मठ की जो आनंद मठ नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक जी। तो 66 या फिर 6 लिख करके A B C या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों जैसे नील दर्पण नामक हमें एक नाटक का उल्लेख मिलता है, इसके अलावा और भी तमाम सारी पुस्तकें हैं जो रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आपको बताना जो आनंद मठ नामक एक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा या फिर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो 6 लिख करके फिर आपको A B C या फिर डी टाइप करना है और 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करें और सही आंसर करें।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है यहाँ से हम। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी जी। जो आनंद मठ उपन्यास है इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। कब की थी? 1852 में। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए आप लोग, और साथ साथ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके नोट्स आप बनाते जाइए। हालांकि मैं इसीलिए बार बार चीज़ों को बोलने की पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इतनी बार रिवाइज हो जाए कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। लेकिन अगर आप खुद से एक बार लिख लेंगे तो 100 टाइम्स ज़्यादा आपको फायदा होगा। मैं इस चीज़ का पूरा हिमायती हूँ, हमेशा मैं इस चीज़ को कहता हूँ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ की रचना की थी। यह रचना इन्होंने की थी, कब की थी? तो यह रचना इन्होंने की थी 1852 में। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी उपन्यास से लिया गया। किससे? आनंद मठ से लिया गया है। और 1700 के दौरान जो था ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक उपन्यास था। तो आनंद मठ किससे रिलेटेड है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी से। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपको ये बताना है। तो गांधी जी और इरविन के बीच में, जो लॉर्ड इरविन थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या फिर 8 मार्च 1931। क्योंकि ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका ईयर बहुत कॉमन है। ऐसे में इसके ऑप्शंस को क्लोज करके, करीब करके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कठिन बनाने की कोशिश की गई है। 7 लिख करके फिर आपको ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताना है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। 5, 6, 7 या फिर 8 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को, 6 मार्च 1931 को, 7 मार्च 1931 को या फिर 8 मार्च 1931 को। 7 लिख करके ए, बी, सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। मैं भी आप सबके आंसर का जो है वेट कर रहा हूं। तो फटाक से टाइप करके मुझे बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर थे वो किए गए थे 5 मार्च 1931 को। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। अब इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। आप याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। यह नहीं पूछा जाएगा कि इसकी उम्मीद कम है कि ये पूछा जाए कि किस गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। तो अगर आपको दो में से कोई भी फैक्ट याद है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। बस आपको ये याद रखना गांधी इरविन समझौता पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 डेट याद रखनी है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद में हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। और आपको बताना है एक आसान सा क्वेश्चन ये भी है कि जो एक महान क्रांतिकारी रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, भगत सिंह जी, इनको फांसी कब दी गई थी? 19 मार्च 1931 को या फिर 23 अप्रैल 1931 को, 23 मार्च 1931 को या फिर 14 मार्च 1931 को। तो फटाफट आप कमेंट करके मुझे बताइए 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। ए, बी, सी या फिर डी। 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931 या फिर 14 मार्च 1931। किसी को भी इस प्रश्न का भी आंसर गलत नहीं करना है, सभी को इस प्रश्न का आंसर सही करना है। फटाक से बताइए भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931 या फिर 14 मार्च 1931। 8 लिख करके ए, बी, सी और डी टाइप कर दीजिए। तो बिल्कुल चलिए देख लेते हैं अपने 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर है 23 मार्च 1931। और 23 साल की उम्र में ही इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। क्यों? जो जॉन सैंडर्स था इसकी हत्या का आरोप इन पर था। और 23 मार्च 1931 को इन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 23 मार्च 1931 भगत सिंह जी को राजगुरु और सुखदेव के साथ में फांसी दे दी गई थी। और जब इन्हें फांसी दी गई थी इनकी आयु कितनी थी? तो वो 23 वर्ष थी। अब हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था 1931 का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस अधिवेशन से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन पे हो सकता है कल का वीडियो ही हो या भारत के गवर्नर जनरल पर हो। तो जैसा भी होगा वो आपको टाइप करके मैं कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा वहां पर फटाक से कि किस पर वीडियो ये वाला बनेगा। तो कराची का जो अधिवेशन हुआ है 1931 में कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी है मदन
मदन मोहन मालवीय जी ने, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर M.A. अंसारी जी ने। तो बताइए 9 लिख करके फिर A B C D या फिर डी टाइप कीजिए और बताइए कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की हुई थी? पटेल जी ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मालवीय जी ने, या फिर M.A. अंसारी जी ने। तो किसने की हुई थी? पटेल, नेहरू, मालवीय या फिर अंसारी जी, किसने की हुई है इसकी स्थापना जो कराची अधिवेशन हुआ है 1931 में? तो करीब करीब 10 सेकंड का टाइम बीतने वाला है। 9 लिख करके आपको A B C या फिर डी टाइप करना था। देख लेते हैं फिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जो कराची अधिवेशन हुआ है 1931 का, इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? सरदार पटेल जी ने की थी। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अब अगर यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि अधिवेशन में जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई है वो न सिर्फ वो घटना इंपॉर्टेंट है बल्कि उसका अध्यक्ष और उसका साल, उसकी जगह सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी कभी अधिवेशन की इंपॉर्टेंस की वजह से घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी घटना की वजह से अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 90 प्रश्न का सही जवाब इसीलिए हो गया ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर यहीं पर प्रस्ताव पारित किया गया था। 10वें और अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रैंक बेंसेट ने, हेलेना ब्लात्सकी ने, चार्ल्स नोल्टन ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो 7 लिख करके 10 लिख करके फिर आप A B C या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रैंक बेसेंट ने शुरू किया था, हेलेना ब्लात्सकी ने शुरू किया था, चार्ल्स नोल्टन ने शुरू किया था, या फिर एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था? तो फटाक से 10 लिख करके फिर A B C और डी टाइप कर दीजिए। आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही लाइव क्लास से जुड़ते रहिए और डेली क्वेश्चंस का फायदा उठाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे तो लाइव क्लास और बाकी सारी नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहेंगी। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशंस है वो सबका सब ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने ग्रुप से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी। तो 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब अब हम देख लेते हैं क्या है। तो हमारे 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट जी। 1916 में जो होम रूल आंदोलन था ये बाल गंगाधर तिलक जी के साथ में एनी बेसेंट जी ने शुरू किया हुआ था। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है एनी बेसेंट, जो कि क्या हुई थी? होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी हुई थी और बाल गंगाधर तिलक जी के साथ में मिलकर के इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जिन पर हमने बात की है। तो अगली लाइव क्लास में बात करेंगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।